कभी आपने ऐसा सोचा था कि पहली रैंक लाने के बाद मेरे साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा? इंटरव्यू का एक अलग ही सा डर होता है सर। तो क्या करता था सर कि मैं फॉर्म ही नहीं भरता था उसके डर से। क्या रिएक्शन था जब आपने जाना कि आपकी रैंक फर्स्ट है? ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। रैंक 1 देखने के बाद सर तो पहले तो अपने आप को काफ़ी खुश होता सर, बहुत चिल्लाया अपने आप। तो मैं अपनी दीदी को भी बताया तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो गई, रोने भी लगी। रिवीजन कर रहे थे तो रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते गए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो सर उसमें आपको रिवीजन करने में काफ़ी दिक्कत हो। कोई सीक्रेट है कितने घंटे पढ़ना चाहिए इससे सिलेक्शन हो जाए? मैं तो सर कभी ये देखा नहीं कि मैं एक दिन में कितने घंटा पढ़ता हूँ। मैंने आज पढ़ा और भूल गया। क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जो भूले नहीं बच्चे? जो मेन मेडिसिन या उसको दवा बोल सकते हैं सर, रिवीजन ही है। काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो आज की डेट में आपका पॉडकास्ट देखने के बाद 8 से 10 घंटे पढ़ लें, कल 7 से 8 होगा और 4 दिन बाद 1 से 2 घंटे में आ जाएंगे। जीएसजी के किस तरीके से आपने हैंडल किया? एज ए टेक्निकल स्टूडेंट ये तो सब डर लगता रहा, बहुत डर लगता था सर। ये मोहन जैसा आपके 292 हैं 300 में, मतलब इतनी एक्यूरेसी, मतलब क्या काम किया आपने? न्यू लर्नर, तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहने वाली है उन बच्चों को? एक बार सिलेबस को देखें कि मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है। इंजीनियर शड्डा आपकी कैसे हेल्प किया और कितनी हेल्प किया? जो भी चीज़ें मैं गलत कर रहा था उससे आपसे गाइडेंस ले लेके सर काफ़ी कुछ सीखा हूँ सर। सो हेलो इंजीनियर्स, आज ये पॉडकास्ट आप सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं, अगर इनके बारे में बताऊं तो एसएससी जेईई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1। आप समझ सकते हैं एक रैंक लाने के लिए पूरे इंडिया में कितनी ज़्यादा मेहनत, कितना स्ट्रगल, किस तरीके की जर्नी रही, कितने घंटे पढ़ते थे, या कौन सा सीक्रेट फार्मूला था जिसके वजह से पहली रैंक आई है। तो सारे पॉइंट्स जानने वाले हैं मोहन से। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू मोहन। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो पहली रैंक लाके भाई? सर रैंक फर्स्ट ला के सर काफ़ी खुश है। जब सिलेक्शन हुआ था तभी बहुत खुश था सर। लेकिन जब देखा कि रैंक 1 आई तो खुशी और डबल हो गई सर। अच्छा मोहन, कभी आपने ऐसा सोचा था कि पहली रैंक लाने के बाद मेरे साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा? ऐसा सोचा तो नहीं था सर, लेकिन जब आपका पॉडकास्ट देखता था तो उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और सर मैं भी सोचता था कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो काश सर के साथ मेरा भी पॉडकास्ट आए, और सर आज दे रहा हूँ तो काफ़ी खुशी मिल रही है सर। थैंक यू मोहन। तो मोहन, अगर यहाँ पर मैं कुछ बच्चों के बिहाफ पे काफ़ी पॉइंट्स आपसे पूछने वाला हूँ। आपकी जर्नी किस तरीके से थी? सर कॉलेज पास आउट सर, जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT इलाहाबाद से 2020 में पास आउट किया था। तो सर यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग गया सर, मतलब सर 4 साल के आसपास हो गए। तो सर इस बीच में क्योंकि सर जर्नी भी काफ़ी लंबी हो गई तो बीच में एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पा रहे थे सर। तो काफ़ी स्ट्रगल वाली मेरी रही सर। और साथ साथ बीच में ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा सर कि ऐसा फील होता था कि जिससे मेरे से क्लियर ही हो नहीं पाएंगे एग्ज़ाम। तो बीच में सर डिमोटिवेट भी होता था। लेकिन जैसे सर आप जो पॉडकास्ट टॉपर्स का लेते हैं वो भी देखता था, उससे कुछ अपने मैं जो गलती करता था उससे भी उसको रेक्टिफाई किया सर, अपनी गलतियों को सुधारा। और साथ साथ सर कुछ नए अपने जो पढ़ने का तरीका में थोड़ा सा चेंजेस लाए, अपनी मेहनत को बढ़ाया, कंसिस्टेंट रहा, तो आज सर यहाँ तक आ पाया हूँ। अच्छा सर एक और मेरी जर्नी जो ये बोल सकते हैं, ये चीज़ें मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं सर, लेकिन मैं करता हूँ। सर मेरे में एक इंटरव्यू का एक अलग ही सा डर होता है सर। पता नहीं सर और बच्चे में होते होंगे कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत, मतलब जब मैं कॉलेज में प्लेसमेंट में बैठता था सर तो क्या होता था कि काफ़ी बार मैं प्लेसमेंट इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ सर। तो वो चीज़ें ना मेरे अंदर से एक डर सा बैठ गया। तो सर क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ सर कि जो भी फॉर्म से PSU का आया, कोई जो भी फॉर्म आती थी सर, मैं उसमें देखता था कि इंटरव्यू होती है कि नहीं। और जो भी इंटरव्यू होता था सर, क्योंकि बीटेक लेवल पर लगभग सारे एग्जाम में इंटरव्यू होता ही है, PSU में होते हैं। हाँ, तो क्या करता था सर कि मैं फॉर्म ही नहीं भरता था उसके डर से। तो सर ये तो मेरे अंदर सब ये ऐसा बोल सकते हैं या मेरा कमी या मेरे लाइफ का सर सबसे बड़ा स्ट्रगल ही ये मेरे है, जिसके कारण सर इतना लॉन्ग जर्नी लग गया सर सिलेक्शन लेने में। और क्योंकि सर मैं इंटरव्यू के डर से कोई फॉर्म ही नहीं भरता था तो SSC मेरे लिए लास्ट ही ऑप्शन बच गया था सर। और सर क्या हुआ, एक तो सर ये इंटरव्यू वाला हो ही गया जिसमें मैं बताया, तो अब लेकिन जब सिलेक्शन हो गया सर तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं आप। लेकिन सर मेरे
ये आप बोल सकते कि जो स्ट्रगल है सर मेरी सबसे ये है कि अपने आप को जो इंटरव्यू का जो डर मेरे अंदर बैठ गया सर, ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल हो, जिसके कारण सर मैं आज तक मात्र एसएससी जेई का और एक आरआरबी जेई का और सर एक एनसीएल था, एनसीएल का बीच में एक फॉर्म आया था, वो भी बिना इंटरव्यू का था सर। तो उसके चलते सर आज तक मैंने बस 3 ही फॉर्म भरे सर, और कोई भी जो भी पीएसयू का फॉर्म आता था जिसमें इंटरव्यू लिखा रहता था सर, मैं उसको डर से भरता ही नहीं था कि मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा सर। इसके क्या आपको ये उम्मीद थी कि आपकी पहली रैंक आएगी? सर उम्मीद तो नहीं था सर, लेकिन उम्मीद नहीं था सर कि फर्स्ट, लेकिन इतना सर जब अपने गलतियों को सुधारना चालू किया सर, तो मेरे टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे। तो सर वहाँ से उम्मीद जगने लगा सर कि मतलब सिलेक्शन हो सकता है सर। लेकिन सर इतना नहीं पता सर कि रैंक 1 आ जाएगी, लेकिन इतना कंफर्म धीरे धीरे होने लगा सर कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्या रिएक्शन था जब आपने जाना कि आपकी रैंक फर्स्ट है? ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जब आप ये बात अपने घर वालों को बताए, रिश्तेदारों को बताए, तो क्या उनके तरफ से पहला रिएक्शन था और आपने किसको पहले बताया कि आपकी पहली रैंक है? सर रैंक 1 देखने के बाद सर तो पहले तो अपने आप को काफ़ी खुश था सर, बहुत चिल्लाया अपने आप को एक। तो सर उसके बाद सर अपनी एक मेरी दी है छोटी सी, वो मेरे आसपास ही थे उस टाइम। तो मैं अपनी दीदी को भी बताया तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो गई, रोने भी लगी, क्योंकि सर अपने मेरे फैमिली में सर अब मैं ही अभी जो फर्स्ट जो मेरे फैमिली में अभी तो किसी का जॉब नहीं सरकारी सर। तो और मेरे इतने स्ट्रगल के बाद आया था सर वो मोमेंट, अंदर से तो मैं भी रो रहा था, लेकिन मैं काफ़ी चिल्ला भी रहा था। मेरे फिर मम्मी सब एक साथ आए फैमिली, तो काफ़ी खुशी के बाद सर, क्योंकि सर आंसर की आने के बाद ना इतना तो पहले कंफर्म हो गया था कि मतलब सिलेक्शन हो चुका है लगभग। लेकिन सर जब रैंक 1 देखा तो और काफ़ी खुशी मिली सर, और पूरे फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं। जब कभी आपको इस दौरान ऐसा भी लगा होगा कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको ओवरकम कैसे किया और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? तो सर मेरी जर्नी काफ़ी लंबी होगी, तो बीच में ऐसा लगता था सर कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि सर थोड़ा कॉन्सेप्ट भी वीक था, और टेस्ट सीरीज में जब लगाते थे सर तो मॉक में उतने मार्क्स आ नहीं रहते थे। तो अब क्या फिर सर टॉपर्स की जैसे आप पॉडकास्ट लेते हैं तो वो देख देख के कैसे टॉपर्स पढ़ते हैं, उसका क्या स्ट्रेटजी होती है, वो टेस्ट सीरीज जब करते हैं तो मतलब कैसे जो अपनी जो गलती करते हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, वो चीज़ें सर धीरे धीरे देख के उसको इम्प्रूव करना चालू किया। और इम्प्रूव चालू करना सर तो ऑटोमेटिक अपना थोड़ा सा, और सर मैं बताना चाहूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर भी थोड़ा वर्क किया। कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप अपने इम्प्रूव किए? क्योंकि आपको स्टार्टिंग आपने बोला कि कॉन्सेप्ट ठीक नहीं थे, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किए? और बच्चों के लिए भी बताइएगा वो अपने कॉन्सेप्ट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे आपने वो सीक्रेट फार्मूला अपनाया था। सर मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्या किया सर, जिसे मैंने 80% क्या किया सर, सेल्फ स्टडी किया। 20% क्या किया सर, यूट्यूब के हेल्प से मैंने उसको किया। तो मेरा पहला फोकस था सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, क्योंकि सर अगर आपके पास अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो एक तो सर आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो खुद ही ऑटोमेटिक सर डिमोटिवेट हो जाओगे, और ना ही आपके साथ टेस्ट सीरीज भी आपसे सॉल्व भी नहीं होगा, उसमें ऑटोमेटिक है कि मार्क्स कम। तो मेरा सबसे पहले सर मेन फोकस हुआ कि अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना। तो सर क्या किया कि क्योंकि सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो क्या जो मेरे पास स्टैंडर्ड बुक था सर उसको पढ़ना चालू किया। तो सर फिर जब धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो कम समझ में आ रही थी सर, तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा था उसको उस चीज़ को सीखने के। मैं सर ये बोलिए कि सर मैं ज़्यादा फोकस किया सीखने के ऊपर ही। उसके बाद जब एक चैप्टर पढ़ता था या कोई सब्जेक्ट पढ़ता था सर, उसके बाद प्रैक्टिस करता था। तो क्या करता सर कि वो एक तो अपना एक बार तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ा सर, वो प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आते थे उसको मैं प्रैक्टिस के रूप से नहीं देखता था, उसको मैं सीखने के नज़रिए से उसको ट्राई करता था कि जो भी मुझे पॉइंट्स मिले उसको मैं उस क्वेश्चन से सीखूं। ये कहना क्या चाह रहा है? यस सर, मैं ये सोचता था कि थोड़ा कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, मतलब सॉल्व करूँ, लेकिन जो भी करूँ उससे कुछ सीख लूँ। तो इससे क्या हुआ सर कि जब मैं PYQ यूज कर रहा था और जो भी जिस बुक से मैं प्रैक्टिस कर रहा था सर, तो क्या एक बार तो मेरे वो चीज़ें अपने बुक से पढ़ लिए सर, और जब प्रैक्टिस करने जाता था सर तो वो सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट होता, उससे क्या होना कि सर मेरा उसी टाइम सर मल्टीपल रिवीजन हो जाता था सर। तो इससे चीज़ें और भी इम्प्रूव होने लगी सर। ओके,
तो आपने जैसे एक चीज़ बताया कि अच्छा, आपने पहले इस तरीके से क्या सीक्वेंस यही था आपका, जैसे मैं और भी बच्चों से बात करता हूँ, पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कॉन्सेप्ट के बाद PYQ लगाए, और फिर इसके बाद MCQ, और फिर टेस्ट दिए, और इसके साथ जब आप रिवीजन कर रहे थे तो रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते गए? सर शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही चाहिए सर सबको, क्योंकि बाद में जब एक दो वीक जब एग्जाम का बचता है सर, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, कौन सा छोड़ूँ। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो सर उसमें आपको रिवीजन करने में काफ़ी दिक्कत हो। तो मैंने सर जब भी मैं अपने कुछ शॉर्ट नोट्स में लिखता था, तो मैंने हर चीज़ वो शॉर्ट नोट्स में नहीं बनाया सर। ओके। मैं क्या किया कि क्योंकि सर मैं ज़्यादा चीज़ें बुक से ही पढ़ रहा था, तो वो चीज़ें तो बुक में ही छोड़ दिया सर। क्योंकि और जब मैं प्रैक्टिस करता सर, तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें बुक में, वो जो जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर वो चीज़ें अगर वो बुक में नहीं है, तो क्या करता सर, अलग से एक कॉपी में लिखता था। और सर वो चीज़ें तो मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया सर। एक और बुक थी मेरे में, मतलब एक बुक ही थी सर, वो उसमें सारे फार्मूला वगैरह ओके ओके। तो उसके हेल्प से वो कर रहा था। अच्छा मोहन, बच्चों का काफ़ी ये डाउट आता है कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए सिलेक्शन के लिए, और आपकी तो पहली रैंक आई है यार, तो क्या कोई सीक्रेट है कितने घंटे पढ़ना चाहिए इससे सिलेक्शन हो जाए? आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं तो सर कभी ये देखा नहीं कि मैं एक दिन में कितने घंटा पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है सर ये बच्चों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर हर बच्चे का अपना अपना अलग होता है पढ़ने का तरीका। कितना होता है सर कि कितने बच्चे होते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेते हैं। कितने होते हैं कि 10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी उसको सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें ये देखना चाहिए कि सर हमें जो भी चीज़ें पढ़ रही है उसमें कितना इफ़िशियंसी के साथ पढ़ रहे हैं हम। ऐसा कई बार क्या होता है सर कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या बस एक कॉपी खोल के पढ़ ही रहे हैं, हाँ बस केवल पढ़ ही हाँ रहे हैं, पढ़ ही रहे सर। तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए आउटपुट कि भी आना चाहिए। हाँ। तो आपको ये देखना सर कि वो जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको कितना यूटिलाइज करें, कितना आउटपुट, उससे हम क्या आउटपुट हासिल कर रहे हैं सर। तो एक मेरा सजेशन यही है कि आप पढ़ो, लेकिन ये नहीं देखो कि हमें एक दिन में इतने ही घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 5 घंटे पढ़ने के बाद भी काफ़ी अच्छा आउटपुट है, तो आपके लिए वो भी सफिशियंट है। कितने बच्चे के ये सर मैंने देखा है कि अगर वो 12 घंटे पढ़ भी रहे, तो उससे उनको वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे उतने चीज़ों को, और ना ही उससे उतना आउटपुट वो ले पा रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि सर आप घंटे ना गिन के आप उसको देखिए कि जो आपने जो टारगेट सोचा है कि मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा, ये इससे मैं आज ये चीज़ें सीखूंगा, वो सीख पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा मोहन, आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ने का, या अगर मैं पूछूं डेली रूटीन क्या था पढ़ने का? क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आपको भी फॉलो करेंगे, जैसे आपने कोई पॉडकास्ट देख के काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो अब आपसे मेरा यही क्वेश्चन है कि आप एक बार ये बता दीजिए बच्चों को कि आपका डेली रूटीन क्या था पढ़ने का। आप कब टेक्निकल पढ़ते थे, कब नॉन टेक्निकल पढ़ते थे? सर मेरा पढ़ने का मैंने कभी सर टाइम टेबल नहीं बनाया कि ये सब्जेक्ट मतलब ये पहले पढ़ना है, ये ऐसा कुछ नहीं। तो मैं क्या करता सर, जैसे SSG में 2 एग्जाम थे, एक प्री का और एक मेंस का। तो प्री में सर जैसे टेक्निकल के साथ साथ एक रीजनिंग और एक जीके जीएस का था। तो मैं क्या करता था सर कि जैसे ही सुबह जगा तो क्या करता, सबसे पहले सर मैं, क्योंकि सर उस टाइम उतना एक्टिव नहीं होते थे ना, तो सबसे पहले मैं करता था सर कि एक करेंट अफेयर्स का जीएस, हाँ जीएस वो पढ़ता था सर। तो उसको पढ़ने के बाद सर मैं क्या करता था ना कि रीजनिंग का हमें एक वो लगाए सर, एक जो 50 मार्क्स का आता था, तो उसको प्रैक्टिस करता था सर। उसके बाद फिर अगर मेरा कभी मन किया सर कि मुझे लग रहा कि आज टेक्निकल पढ़ना चाहिए, तो मैं टेक्निकल पढ़ने लग जाता था। या नहीं तो सर जैसे एक जो मेरे पास एक जीके जीएस का बुक था उसको पढ़ने लगा। तो सर मुझे ऐसा कभी वो नहीं हुआ सर कि मतलब ये चीज़ें पहले पढ़ना चाहिए। कभी क्या होता था कि सुबह उठने के बाद सर मैं टेक्निकली ऐसे स्टार्ट कर देता था ऐसा। तो ये बोल रहा हूँ सर कि मैंने ऐसा कभी कुछ रूटीन बनाया नहीं कि ये सब्जेक्ट उसके बाद ये उसके बाद, लेकिन ये चीज़ें करता था कि आगे पीछे सब्जेक्ट कर देता था, लेकिन इक्वल वे में सबको पढ़ता था सर। ओके। अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको ये लगता है कि सर मैंने आज पढ़ा और भूल गया, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जो भूले नहीं बच्चे? सर इसके तो दवा तो नहीं है सर, इसके लिए सबसे बेस्ट वे है सर आपको रिवीजन करना। और सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको तो अगर पहले अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप जब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखना चालू करोगे सर, तो वो चीज़ें ना काफ़ी टाइम तक याद रहती है।
अगर एक बार आपको आप बेसिक सही भी हो गया सर, तो अगर चीज़ें भूल भी जाओगे ना सर, तो जब उसको रिवीजन करोगे तो बहुत क्योंकि बहुत जल्दी सर उसको बहुत जल्दी याद आ हाँ, जाएगा। तो सर इसके लिए तो सर जो मेन मेडिसिन या उसको दवा बोल सकते हैं सर, रिवीजन ही है। अच्छा, रिवीजन से अच्छा, रिवीजन कितने कितने दिन में करना चाहिए? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर एक सब्जेक्ट पढ़ ले, चूँकि आपको भी पता है टेक्निकल में 12-14 सब्जेक्ट होते हैं, फिर इसके बाद रीजनिंग होती है, जीएस जीके होता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच हो, उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, खासकर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो बोलते हैं कि सर एक सब्जेक्ट पढ़ें, दूसरा सब्जेक्ट भूल जाता है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहला भूल जाता है, तीसरा पढ़ते हैं तो ये दोनों भूल जाते हैं, तो इसको किस तरीके से आप हैंडल किए थे? और बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहेगा जिससे वो चीज़ें उनको याद रहें? सर इसके लिए तो सबसे अच्छा भी है कि सर कि आप एक रूटीन बना लीजिए सर, कि आपको ऐसे जैसे आप कम से कम हर हर प्रतिदिन सर 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा सर। मतलब ऐसा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर हफ्ते में एक बार सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए? यस सर, यस सर। आपको प्रतिदिन अगर जैसे एक सब्जेक्ट रिवाइज कर ली सर, तो अगर लग रहा है कि मैं और चीज़ें भूल रहा हूँ, तो उसको फिर से सर नेक्स्ट डे या आपको जब भी लगे कि मेरे पास टाइम है, तो उस समय आप रिवाइज कर सकते हैं सर। ओके, तो आप रिवीजन जब करते थे तो अपनी शॉर्ट नोट से करते थे कि बुक से ही करते थे? मैं तो सर मेरा थोड़ा सर पढ़ने का तरीका अलग था, तो मैं ज़्यादातर सर बुक से ही मतलब पढ़ा हूँ सर, रिवाइज भी बुक से ही करता था। आपने मोहन से ये देखा कि मोहन तो बुक से पढ़ते थे, बुक से अपनी नोट्स बनाए और प्रॉपर अपना ये किए, आप भी कर सकते हैं। देखो सबकी अलग अलग अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं कि पहले अपने नोट्स बना लिए, फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाकर उससे पढ़ते हैं, उनकी भी मतलब आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक भी पा सकते हैं। यस सर, यस। अच्छा मोहन, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए एक वर्ड यूज होता है कंसिस्टेंसी। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी? क्या ऐसा काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि मैं बताऊं, अभी ये पॉडकास्ट देखने के बाद काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो आज की डेट में कहो आपका पॉडकास्ट देखने के बाद 8 से 10 घंटे पढ़ लें, कल 7 से 8 होगा और 4 दिन बाद 1 से 2 घंटे में आ जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए? सर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। इसके बिना तो सर आप बोल सकते कि आप एक दिन में जितना 10 घंटे पढ़ के जितने आपने कुछ सीखा सर, अगर फिर नेक्स्ट डे अगर पढ़ना ही छोड़ दिए, तो फिर ये सर कोई आज 7 घंटे पढ़ने का, 8 घंटे पढ़ने का, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा सर। आपको धीरे कंसिस्टेंसी का मतलब सर, आप धीरे धीरे चीज़ों को हर रोज़ कुछ सीखते सीखते आपको अपने आप को प्रोग्रेस करना है सर। तो आपको पढ़ाई हमेशा लगातार करते रहना चाहिए, डेली वे में करना चाहिए। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि सर एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए फिर कल पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा, अगर आपको लग रहा है कि हमें 6 घंटे ही पढ़ना चाहिए, 6 घंटे में मेरा काम हो रहा है, तो आप उतना ही पढ़िए। ऐसा टारगेट भी सेट करके पढ़ना, कुछ बच्चे ऐसे चाह करते हैं कि अपना टारगेट सेट कर लिए कि आज एक सब्जेक्ट है, मुझे ये करना है, वो मैं एक दिन में पूरा कर लूँगा। तो ऐसा भी बच्चे कर सकते हैं क्या? सर मैंने भी काफ़ी टॉपर्स का देखा सर, वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। मुझे भी ये चीज़ें लगता है कि सर सही है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया। क्योंकि सर क्या होता ना कि मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो कोई सब्जेक्ट होता ना सर कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ बिल्कुल। तो उसको क्या, अगर जब तक मेरा मन उस सब्जेक्ट से बोर नहीं होता सर, मैं उसी को पढ़ते रहता था। अब ऐसा मेरे साथ ऐसा हो गया सर कि अब लग रहा कि अब नहीं पढ़ना इस सब्जेक्ट को, तो फिर मैं चेंज कर देता था सर। तो अगर आप टारगेट लेकर अगर पढ़ाई करते हो सर, तो आपके लिए एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने तो नहीं किया सर, लेकिन ये बच्चों को शायद करना चाहिए, ताकि आपको, क्योंकि उस दिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको टारगेट मालूम होगा क्या क्या हमें सीखना है, कितने दिन में हमको ये चीज़ें ख़त्म कर देनी है, क्योंकि प्रॉपर वे में अगर बात किया जाए, क्योंकि अभी एसएससी जेईई मई जून में है, जो बच्चे अभी तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए तो यही है कि भाई आप अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये महीने में रीजनिंग का इतना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये फिनिश कर लेना। उनका टारगेट खुद का होगा। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका जीएस बहुत अच्छा है, उसमें टाइम देने की जरूरत ही नहीं, हफ्ते में एक दिन दे लीजिए। जहाँ पर आपका वीक एरिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। मैं तो सर अगर रीजनिंग की बात करें सर, तो मैं जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके रीजनिंग में कितने नंबर थे? सर मेरे रीजनिंग में थे 48.75 सर। मतलब 49 क्वेश्चन सही थे, एक सर
लास्ट में एक क्वेश्चन नहीं बना तो मैंने उसको तुक्का मार दिया और वो गलत हो गया था। तो 49 सही थे, एक क्वेश्चन गलत थे। ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अगर जो न्यू बच्चे आते हैं रीजनिंग में क्या करें सर कि आपको प्रैक्टिस करना, कम से कम सर 2 सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं 50-50 मार्क्स का। हफ्ते में एक, हफ्ते में यस एक सर। बार, हाँ। लेकिन मैं तो सर एक 50 मार्क्स का डेली डेली को प्रैक्टिस ओके। करने के लिए लगाता था सर। उसे क्या हुआ सर कि थोड़ा स्पीड बढ़ गया। ये चीज़ें ना, जब आपका रीजनिंग इजीली भी में बोलते थे कि कम टाइम में अगर सॉल्व करते सर, तो आपको ये ना चीज़ें प्री एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कितना बच्चों से मैंने बात किया सर, तो वो बोले ना कि सर मेरे रीजनिंग के लिए मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ है, क्योंकि सर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था रीजनिंग का। क्योंकि ये रीजनिंग सबसे इसमें ये चीज़ है सर कि क्योंकि इसमें कुछ याद करना नहीं होता है। परफेक्ट नंबर आते हैं हाँ, इसमें। नंबर भी फुल्ली मतलब मार्क्स आते हैं सर। और एसएससी का रीजनिंग भी थोड़ा इजी टाइप का है सर, क्योंकि और जितने भी टॉपर्स होते हैं जिनकी रैंक आती है उसमें रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस सर, यस सर। 50 में 45 के प्लस ही रहते हैं उनके नंबर। यस सर। जीएस जी के किस तरीके से आपने हैंडल किया? सर जीके जीएस सर एज ए टेक्निकल स्टूडेंट ये तो सब डर लगता रहा होगा। बहुत डर लगता था सर। तो मैं क्या किया सर कि मुझे कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा था कि क्या करना चाहिए जीके जीएस के लिए। तो सर एक लूसेंट के जो एक उसी के कंटेंट सिमिलर 90% सिमिलर कंटेंट, तो एक बुक आती है, तो उसको मैंने फॉलो किया। तो मैं इतना दिमाग में ध्यान में रखा सर कि अगर इजी क्वेश्चन आ गए तो मैं सॉल्व कर लूँगा, अगर टफ आए तो किसी भी स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हो। तो उसको क्या कर सर, बस एक ही बुक को मैं बार बार उसको रिवाइज, मतलब उसमें सिंपल ही तो बेसिक है। बेसिक चीज़ें तो होती हैं। वो चीज़ें को मैं बार बार रिवाइज करके मतलब मल्टीपल टाइम उसी को बुक को पढ़ा। तो इससे क्या हुआ सर कि जीके जीएस में ना मेरा बेसिक वाला क्लियर हो गया। मैं एडवांस में नहीं पढ़ा इसका सर कि मतलब पूरा डेप्थ भी नहीं पढ़ा। और सर करेंट अफेयर्स के लिए क्या एक बुक आती है मैगजीन करके जो आती है सर, उसको, और बीच बीच में क्या करता सर यूट्यूब पे जो काफ़ी सर का मैराथन तक का आता है 6 मंथ का, तो उससे रिवाइज कर लेता था अच्छा, बीच वो भी में। बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, वो काफ़ी हेल्प मिलता है सर। एक बार जो बुक आती है उससे पढ़िए, और बीच बीच में वो रिवाइज करने के बाद सर काफ़ी उससे चीज़ें काफ़ी याद होने लगती है। मोहन, जैसे अभी एसएससी जी 2025 का प्री हो चुका है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बच्चे सीबीटी 2 में लग गए हैं। जैसे मैं जानता हूं कि आपके जो सीबीटी 2 में जो नंबर हैं 292 नंबर हैं, तो बच्चों के लिए क्या आपके तरफ से गाइडेंस रहेगी कि बच्चे भी उस तरीके से पढ़ें और सीबीटी 2 में उनके बहुत अच्छे नंबर आएँ? आपने क्या सीक्रेट अपनाया था? सर जैसे मेरा एसएससी जे 2024 में मेरा प्री में स्कोर 157 था, और सर मेंस में 292 था। तो अब क्या हो गया सर कि जब से ये जो सीबीटी 2 आया है, जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है सर, तो अब क्या हो गया सर, पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है सर। मतलब क्या था कि पहले जब आप डिस्क्रिप्टिव लेते सब्जेक्टिव, तो आपको क्या करना था सर कि प्री के बाद आपको अलग से उस अलग तरीके से तैयारी करना पड़ता था। लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव हुआ सर, क्या हुआ ना कि ये सिमिलर हो गया सर, जिसे टेक्निकल जो प्री में आता है सर, सिमिलर टू मेंस हो गया सर। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको प्री क्वालिफाई है तो आपको क्या हुआ, अगर प्री क्वालिफाई तो इसका मतलब सर कि आपका टेक्निकल ठीक है। तो इसके तो मुझे लगता सर कि आपको अलग से कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि एक तो आपका स्ट्रॉन्ग तो है ही टेक्निकल, तो उसको क्या करना है कि सर उसके ऊपर आपको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना है, और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा तो करना ही है सर। साथ में आपको रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा सर। ये जिससे सर मैंने 23 और 24 दोनों मेंस दिया सर। तो मुझे ऐसा फील हुआ सर कि जिससे इससे टफ सर प्री का ही आ रहा था। हाँ, एकदम सही आपने बोला कि प्री का पेपर ज़्यादा टफ हो रहा था टेक्निकल का मेंस के कंपैरिजन में। तो इस सर मुझे इतना ये चीज़ें तो इतना मतलब श्योर हो गया सर कि मुझे सीबीटी 2 के लिए सर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जैसे मैंने सीबीटी 1 का प्रिपरेशन किया वैसा ही कंटिन्यू किया, मतलब हमें करना है। बस क्या करना है कि हमें उसको थोड़ी सर क्या करना है कि हमें अपनी रिवीजन को और बढ़ानी है, अपनी हार्ड वर्क और बढ़ानी है, जहाँ पर वीक एरिया है उसको इम्प्रूव करना है सर, स्ट्रॉन्ग करना है, इम्प्रूव करना है। अच्छा यार मोहन, जैसे आपके 292 हैं 300 में, मतलब इतनी एक्यूरेसी, मतलब क्या काम किया आपने? सर एक्यूरेसी मतलब सर मेरे टेस्ट सीरीज देता था उसमें मतलब काफ़ी ठीक ठाक नंबर आते थे सर। लेकिन उस साल क्या हुआ सर,
23 का मेंस का और 24 का मेंस में थोड़ा सर पेपर भी थोड़ा अच्छा, थोड़ा इजी टाइप का था सर। तो लेकिन तब भी मतलब इतनी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सर ये चीज़ें मेरी सॉल्व हुई सर। एक तो बेसिक थोड़ा मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था सर। मतलब अगर उस जो चीज़ें मैंने पढ़ लिया सर उससे मतलब मेरी प्रैक्टिस इस तरह हो चुका था सर कि अगर उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे मतलब गलत छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं सर, गलत गलत भी नहीं होगा मतलब गलत होता ही नहीं था सर। ओके। और जो दो तीन क्वेश्चन जो गलत भी हुआ सर वो ऐसा था कि सर मतलब अलग ही मतलब सिलेबस से भी नहीं था सर। मैंने पहली बार भी देखा था सर वो क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन ही मुझे ऐसा लगता है कि आज तक के एसएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा आपके ही मार्क्स हैं सीबीटी 2 में। ये इसके बारे में तो पता नहीं सर, नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अभी तक जितने भी बच्चों के साथ पॉडकास्ट किया या उनसे बातें काफ़ी बच्चों की मेरी होती है, किसी के नहीं आए 292। सर इसका तो पता नहीं, लेकिन शायद एसएससी 2024 में 292 तो मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे सर। और बाकी अभी तक इतिहास, क्योंकि सर ऑब्जेक्टिव इसके इतने पहले इतना ला पाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, और आपने इतनी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन की है, तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करते होंगे। यस तो सर, टेस्ट यस सीरीज देते थे, टेस्ट सीरीज के बाद उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी होता था। यस सर। आपने किस तरीके से फॉलो किया? सर टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ। तो कई जैसे सर अगर मैं एक बच्चे की बात करता हूँ सर, उससे मेरी बात होती है अभी भी, तो वो मेरे से बोलता है सर कि मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आते हैं। तो सर उस ये चीज़ें वो बोल के सर वो सबसे बड़ा वो अपने आप को क्या बोलते हैं डिमोटिवेट करा सर। डिमोटिवेट कर। मैं एक दो पॉइंट ऐड करता हूँ सर। टेस्ट सीरीज कभी मार्क्स के लिए देना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही आपने बोला। बच्चों के बहुत कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, सर नंबर बहुत कम आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सर, आज टेस्ट इस वजह से नहीं दिए सर, नंबर कम आ रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ से संदेश है? मैं बताता हूँ सर कि एक तो ये टेस्ट सीरीज एक तो सर जैसे बताया कि ये तो मार्क्स के लिए है नहीं, ये चीज़ें हैं अपनी गलतियों को देखने के लिए, अपने लेवल को देखने के लिए। जब मैं अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेता था सर, तो मैंने देखा कि मेरे इतने रॉन्ग इतने राइट, फिर मैं वहाँ पे ऐसे सर बच्चों को क्या होता है ना सर कि जब मार्क्स आते हैं तो खुशी तो होती है सर, लेकिन मैं उसको टेम्परेरी बेसिस पर लेके उसको इग्नोर कर देता कि इतने मार्क्स आए, अगर कम भी आए तो भी ओके, अगर ज़्यादा भी आ रहे तो भी ओके। उसके बाद सर सबसे मेन है जरूरी उसका एनालिसिस करना सर। तो मैं इसको सर 3 पार्ट में डिवाइड करके देखता सर। एक क्वेश्चन की जो सॉल्व हो गए हैं, एक क्वेश्चन जो मेरे से गलती हो रहे हैं, और एक सर की जिससे जो सॉल्व सिली मिस्टेक, तो ये तो इसको करना ही है सर। एक क्वेश्चन वो होते हैं सर कि आप अपने तो सॉल्व तो कर रही है लेकिन उसमें ना काफ़ी टाइम लग गए। ओके। तो मैं इस पर भी ध्यान देता था सर। तो सबसे पहले क्या हुआ सर कि आप जो क्वेश्चन नहीं बने मैं उसको देखता था। तो मैं देखता था कि ये चीज़ें ये क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए में से है या नहीं है। कई बार होते सर क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में कि कुछ क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो मैं उसको, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जब वो टेस्ट दे रहे होते हैं और 2-4 क्वेश्चन ऐसे अगर उनको मिल गए कि जो आउट ऑफ सिलेबस, और वो आएंगे 100% कभी आ ही नहीं सकता, वो परेशान हो जाते हैं, आने वाला पूरा टेस्ट उनका खराब हो जाता है, वो चाहे मेन एग्जाम हो या टेस्ट हो। तो मतलब उससे मतलब ऐसा सबको सोचना चाहिए कि भाई अगर मेरे से नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा, आउट ऑफ सिलेबस है छोड़ देता हूँ। तो जो आउट ऑफ सिलेबस तो मैं तो उसको सर कई बार क्या होता है ये मतलब थोड़ा रिलीवेंट है, थोड़ा सा भी लगता था तो उसको मैं रिवाइज करने चला जाता सर, या यूट्यूब से कहीं अगर मेरे नोट्स में तो उससे रिवाइज कर लेता था। और जो चीज़ें मुझे लगता था कि ये श्योर है कि नहीं आएगा, मतलब रिलीवेंट है नहीं, तो मैं उसको छोड़ देता था। उसके बाद सर जो मेरे जो गलतियाँ होते थे सिली मिस्टेक, तो अगर सर मैंने अगर सिली मिस्टेक कर दिया, या सर जो मेरे पढ़े हुए जो मतलब ऑलरेडी मैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हूँ उसके बाद भी फिर भी गलती हो गया सर, तो मैं उसको सोचता था अपने आप की कि मेरे से ऐसा क्यों गलती हो गया, दोबारा ऐसा होने चाहिए। तो उसको क्या करता सर, मैं वापस अपने नोट्स पे जाता था, मतलब नोट्स तो थे नहीं मेरे पास, वो बुक ही था सर, मैं बुक बार बार दोबारा पढ़ता था। एक सर सेम प्रोसेस सर उस क्वेश्चन के लिए मैं करता था जहाँ पे मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा था सर। ओके। क्योंकि सर ऐसा तो, क्योंकि सर अगर मेरे पास अनलिमिटेड टाइम रहता तो मैं तो धीरे धीरे करके कई क्वेश्चन और सॉल्व कर, क्योंकि सर जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको लिमिटेड टाइम ही सॉल्व करना होता है, बहुत कम समय में सॉल्व करना है। तो अगर जैसे अगर रीजनिंग या स्किप करना भी एक मेथड होता है। स्किप तो सर वो अलग है चीज़। अगर आप स्किप का मतलब वही है कि अगर आपको पता है ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो स्किप कर दीजिए, उसको लास्ट में करिए आप। अगर आप ये चीज़ें तो सर जिसे स्किप करना तो ये तो आपको स्टार्टिंग में ही कर देना आना चाहिए। जिसे ये किया हो ना सर, जिसे मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ,
ऐसा क्वेश्चन मिल गया, आपको लगा कि नहीं मेरे से बनेगा, उसको स्किप कर तो आगे बढ़ ही जाना है। मैं उस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ सर, जिसे मैं वापस भी अगर आके रिवाइव, मतलब अगर ये सिर्फ टेस्ट सीरीज का मैं बोल रहा हूँ, जिससे मैं कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर, तो मैंने 1 मिनट दिया, फिर अगर आगे बढ़ गया, फिर जब मैं वापस आऊँ तो फिर भी मेरे से अगर 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा, मतलब उस वो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ सर, कि लास्ट में सॉल्व तो हो जा रहा है लेकिन 3-4 मिनट ले रहे हैं। तो उसको, क्योंकि सर मुझे टेस्ट सीरीज का मीनिंग यही मतलब है सर कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, या आप किसी भी में या तो अपनी गलतियों को सुधार के कर सकते हैं सर आपको, और अपनी अगर आपको लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी स्ट्रांग नहीं है, तुमको स्ट्रांग करें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपको फिर से उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, और फिर उसको अपने आप को देखिए कि मेरे से रीजन ढूंढिए कि क्यों नहीं बन रहा सर। ओके। इस तरह मैं अपने आप को। अच्छा मोहन, जैसे कि अभी एसएससी जेई 2026 में 4 से 5 मंथ हैं बच्चों के पास, किस तरीके से उनको अपनी तैयारी करना चाहिए कि 4-5 महीने में पूरा बाइंड अप हो सके, मतलब ये कि CBT 1 एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करें, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 2025 में एग्ज़ाम भी दिए होंगे और न्यू लर्नर है। तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहने वाली है उन बच्चों को, क्या क्या फॉलो करना चाहिए? सर मेरा सजेशन ये है कि अगर जो बच्चे ने 2025 को दिया है और अगर थोड़े से मार्क्स के आसपास है, तो उनको क्या है कि सर कॉन्सेप्ट तो ठीक है, उनको क्या करना है कि अपनी जो आपने गलती की उसको सुधारिए, और अगर कोई टॉपिक है कि आपको लग रहा है कि मेरे उतने अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस टॉपिक में, तो आपको क्या करना है कि फिर से उस टॉपिक को पढ़िए। और जो न्यू लर्नर है सर, उसको लिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले क्या कीजिए कि वो एक बार सिलेबस को देखे कि मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब उससे प्रॉपर, मतलब सिलेबस आप देखिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, हाँ, उसके बाद देखिए। तो मैं क्या करता हूँ सर कि जब भी मैं जैसे अभी कि जब भी कोई मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं सिलेबस तो देखता हूँ सर, क्या करता हूँ कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं मैं उसको एक बार देख लेता हूँ सर, 2-3 साल का। ओके ओके। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जिससे कोई अगर न्यू बच्चे आ रहे हैं तो एक बार वो तो अपना सिलेबस देख ली क्या क्या पढ़ना है। एक बार मेरा ये सजेशन है कि सर कि आप ना 2-3 साल का पेपर एक बार देख ले कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक बार देख लेंगे तो उसको कम से कम आइडिया लग जाएगा किस तरीके से। उसको सर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बस क्या करना है, देखना है। उससे एक आइडिया मिल जाता है सर कि कितने मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने स्टेटमेंट वाइज, कितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, या रीजनिंग आ रही है तो किस टाइप की रीजनिंग आ रही है, एक आइडिया लग जाता है। उसको उस टाइम सर स्टार्टिंग में आपको सॉल्व नहीं करना है, मतलब बस उसको बेसिक आइडिया के लिए बिल्कुल देख लेना चाहिए एक बार। मोहन, जैसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है फर्स्ट रैंक लाना एसएससी जेईई के अंदर, तो क्या यह फाइनल पॉइंट है कि इसके आगे भी आपने कुछ और सोचा है, कोई और एग्जाम टारगेट कर रहे हैं आप? अभी सर जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सर कि जो इंटरव्यू फोबिया था मेरे पास सर, अब जॉब लगने के बाद सर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा है सर। तो अब मैं सोच रहा हूँ सर कि जो मैंने पिछले 2-3 साल में जो गलतियाँ की सर, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ सर। और इसके बाद सर मैं ईएससी का प्रिपरेशन करूँगा सर, क्योंकि थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जॉब लगने के बाद आया सर। तो मैं उसको एक बार ट्राई नहीं सर, मतलब करना ही है उसको। यस सर। बस एक चीज़ देख पा रहे होंगे, डिटर्मिनेशन, कि ट्राई नहीं करना है तो करना है, और जब आप लोगों के अंदर भी आ जाएगा ना 100% समझ लो कि आपका सिलेक्शन होगा। मोहन, सक्सेस का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सर मैं अपने फैमिली मेम्बर को देना चाहता हूँ सर। और एक आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे सर मेरी भैया है, मेरे भैया और मेरी सिस्टर, उसने मेरे सर काफ़ी सपोर्ट किया सर। उन्होंने हर चीज़ में मतलब हेल्प किया सर, पढ़ने से लिखने। एक तो सर स्टार्टिंग से मेरे भैया ही मतलब पढ़ा रहे थे सर। और साथ में सर अब मम्मी पापा तो हमेशा के लिए है ही सर, आपको सपोर्ट करने के लिए सर। इसके पीछे एक मेरा कहानी सर, जब मेरा 2023 में 400 मार्क्स थे तो जस्ट कट ऑफ था, तो उसके बाद सर मैं अजीब सा मेरे लग रहा था कि अब मेरे से होगा ही नहीं। तो सर एक मेरा दोस्त सर मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया सर, उसने बहुत मेरे को समझाया सर कि फिर से तुम एक बार 1 साल और ट्राई करो। तो जिसके साथ सच में सर उसी के कारण मैं सोच रहा था कि कहीं प्राइवेट जॉब मतलब कर लूँ, लेकिन उसने काफ़ी उस दिन सर 1 घंटा के आसपास उससे बात भी हुआ था, तो उसने काफ़ी समझाया सर। तो फिर मुझे भी लगा सर 1 साल और ट्राई करना चाहिए सर। तो मैं उस दोस्त को भी सर थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। इस जर्नी के दौरान इंजीनियर सड्डा आपकी कैसे हेल्प किया और कितनी हेल्प किया? सर इंजीनियर सड्डा ने काफ़ी हेल्प किया सर। आपका पॉडकास्ट देखा सर, आपके जैसे टेलीग्राम से कनेक्ट था तो आपके गाइडेंस में था सर। जो भी चीज़ें मैं गलत कर रहा था उससे
आपसे गाइडेंस ले लेके सर काफ़ी कुछ सीखा हूँ सर। ओके, थैंक यू। आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज बच्चों को सिखा भी रहे हो आप। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो आप आज ये पॉडकास्ट देखेंगे और मोटिवेट होंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करना है। आप ये देख सकते हैं कि ये सेल्फ स्टडी करके बस केवल कहीं पर अगर फंसते थे तो मेरे से पूछ लेते थे टेलीग्राम में कि सर ऐसा है बताइए अब क्या करूं, या टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, या कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, आप sir. आए और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किए, किस तरीके से करना है, सारे पॉइंट्स पर बखूबी तरीके से बच्चों को गाइड किए। बस अब बारी है, क्योंकि इन सारे बच्चों की बारी है, आप लोग भी जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप का, अपने शहर का नाम रोशन करिए। आई होप आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम उसका भी आपको जवाब देंगे। थैंक यू मोहन। थैंक यू सर। लेकिन सर एक लास्ट में बोलना चाहूँगा सर, सभी बच्चों के लिए है कि अपने कॉन्सेप्ट सर वो ज़रूर वर्क करे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से भी कोई भी पॉइंट ऐसा लग रहा है कि मेरा कमजोर है, तो उसको रटने की कोशिश ना करें। वो डायरेक्ट क्या करें, आपको जो भी माध्यम लगे आप पढ़ के या बुक से या किसी टीचर से, आपको जैसे भी सुविधा हो, सबसे पहले करें अपने कॉन्सेप्ट पर वर्क करें सर। जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर हर एग्जाम आपसे क्लियर होने लगेगा सर। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।